नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत खटारे और बात मिडिल ईस्ट से जुड़ी एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। दरअसल मिडिल ईस्ट में अमेरिकी नेवी की जमावट से जुड़ी ये बड़ी खबर है, बड़ी अपडेट है। खबर ये है कि यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन को मिडिल ईस्ट भेज दिया गया है, जबकि मिडिल ईस्ट में लंबे समय से तैनात यूएसएस अब्राहम लिंकन को आराम दिया गया है। आपको बता दें, दुनिया में सबसे मजबूत अमेरिकी नेवी को माना जाता है, जिसके पास कई विमान वाहक पोत हैं, युद्धपोत हैं, डिस्ट्रॉयर हैं, और सबसे ज़्यादा मजबूत अगर नेवी दुनिया में किसी की है तो वो अमेरिका की है। लेकिन ख़ासतौर से यहाँ पर अमेरिकी नेवी से जुड़ा ही ये बड़ा अपडेट है, बड़ी डिटेल है। मिडिल ईस्ट में दरअसल नई जमावट हुई है, अमेरिका नई जमावट में जुटा हुआ है, लेकिन इसका असर दूसरी जगह ज़रूर पड़ रहा है। और कहाँ असर पड़ रहा है, इसका क्या असर होगा, यानी दूसरी जगह से विमान वाहक या युद्धपोतों को बुलाकर मिडिल ईस्ट में अगर तैनात किया जा रहा है तो उसका इम्पैक्ट कहाँ होगा, और जो मिडिल ईस्ट में पहले से तैनात युद्धपोत है उसका क्या होगा, या फिर उसे रेस्ट दिया जा रहा है। ये सारी डिटेल आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो अमेरिका ने लंबे समय से तैनात यूएसएस अब्राहम लिंकन को राहत देने के लिए यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन को मिडिल ईस्ट भेज दिया है। इससे ईरान के खिलाफ अमेरिकी नौसैनिक दबाव मजबूत हुआ है, लेकिन पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में फिलहाल अमेरिकी एयरक्राफ्ट करियर की मौजूदगी नहीं रहेगी। ऐसे समय में ये कदम चीन और उत्तर कोरिया को खुली छूट देने वाला दिखता है या नज़र आता है। ये कह सकते हैं आप कि थोड़ी सी राहत चीन और उत्तर कोरिया ने इससे ज़रूर ली होगी, क्योंकि वहाँ से अगर एक विमान वाहक पोत अमेरिका का हट जाता है तो वहाँ पर निगरानी अमेरिका की कुछ कम हो जाएगी। लेकिन इस वक्त मकसद अमेरिका का मिडिल ईस्ट है, ईरान है, और ख़ासतौर से स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है, और उसी मद्देनज़र इस वक्त जमावट अमेरिका कर रहा है। दरअसल लंबे मिशनों और रखरखाव में देरी ने अमेरिकी करियर फ्लीट पर दबाव कहीं ज़्यादा बढ़ा दिया है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में लंबे समय से तैनात यूएसएस अब्राहम लिंकन को राहत देने के लिए यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन को उतार दिया है, लेकिन एक मोर्चे पर अमेरिकी नौसेना को इसकी बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ रही है। जी हाँ, और वो मोर्चा चीन और उत्तर कोरिया का है। जॉर्ज वॉशिंगटन को पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र से निकालकर अरब सागर पहुंचाया गया है, जिसके बाद अब पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका का कोई एयरक्राफ्ट करियर मौजूद नहीं है। यानी ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए अमेरिका ने अपनी करियर ताकत को पश्चिम एशिया में झोंका है। तो दूसरी तरफ चीन और उत्तर कोरिया वाले इलाके में इसकी मौजूदगी अब कमज़ोर हुई है। निगरानी उतनी मजबूती से अमेरिका अब नहीं कर पाएगा, चूँकि एक बड़ा युद्ध ये कहें कि विमान वाहक पोत एयर क्राफ्ट कैरियर जो यहाँ पर मौजूद था, उसे हटाकर मिडिल ईस्ट अमेरिका भेज रहा है। दरअसल यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन ने शुक्रवार को अरब सागर में प्रवेश किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ये जहाज़ एक दिन पहले सेंटकॉम क्षेत्र में पहुंचा था। इसका मुख्य मकसद लंबे समय से ऑपरेशन कर रहे यूएसएस अब्राहम लिंकन को राहत देना है। दरअसल जब लंबा वक्त एयरक्राफ्ट पर या ये कहें कि जो विमान वाहक पोत हैं उस पर मौजूद सैनिक हैं और जो बाकी स्टाफ है, लंबे समय के बाद उन्हें एक स्पेस देना होता है। एयरक्राफ्ट करियर के लिए जिक्र करें तो मेंटेनेंस की भी ज़रूरत होती है। ऐसे बहुत जब लंबा ऑपरेशन हो जाता है उसके बाद ज़रूरत होती है, लेकिन जितना समय के बाद इन्हें राहत दी जानी चाहिए थी उससे ज़्यादा समय इस विमान वाहक पोत का हो गया था, इसलिए इसे राहत देना बेहद ज़रूरी हो गया था। लेकिन मामला सिर्फ एक जहाज़ के आने और दूसरे के लौटने तक आपको फिर बता दें कि यहाँ पर नहीं है। लंबे समय तक चलने वाली तैनाती ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट करियर फ्लीट पर ऐसा दबाव डाला है कि इसका असर अब उसकी भविष्य की मौजूदगी पर भी पड़ने की आशंका जताई जा रही है। यानी आप समझिए कि अगर कुछ मेंटेनेंस की दरकार है तो उसमें समय ज़्यादा लग सकता है। ऐसे हालातों में जब लंबे वक्त बाद अगर जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो लौट रहा है, उसका स्टाफ लौट रहा है, ये थोड़ा सा चिंता ज़रूर अमेरिका की बढ़ा सकता है। बता दें, यूएसएस अब्राहम लिंकन की जो लंबी तैनाती ने पूरा हिसाब बिगाड़ दिया है। यूएसएस अब्राहम लिंकन को सामान्य अवधि से कहीं ज़्यादा समय तक समुद्र में रहना पड़ा। रिपोर्टों के मुताबिक जहाज़ के चालक दल ने लंबे समय तक लगातार ऑपरेशन किए और बीच में नियमित पोर्ट कॉल भी इन्हें नहीं मिली, और इससे जहाज़ पर मौजूद अमेरिकी नौसैनिकों और मरीन की शारीरिक और मानसिक स्थिति को लेकर सवाल उठे हैं। इसी वजह से जॉर्ज वॉशिंगटन को जापान के योकोसुका से हटाकर पश्चिम एशिया भेजने की ज़रूरत पड़ी। अब लिंकन
सेंटकॉम क्षेत्र से निकलकर घर लौट रहा है, लेकिन उसकी अगली तैनाती कब होगी ये अभी साफ नहीं है। यानी इसको दोबारा फिर से किसी ऑपरेशन पर निकलने के लिए कितना समय चाहिए होगा, मेंटेनेंस में कितना समय लगेगा, और जो वहाँ उस युद्धपोत पर या विमान वाहक पोत पर जो सैनिक और बाकी स्टाफ मौजूद था, उन्हें दोबारा रीएनर्जाइज या दोबारा सामान्य होने में कितना समय लगेगा, यह वाकई सवालों के दायरे में है। बहरहाल ऐसे में मिडिल ईस्ट में अब 2 अमेरिकी करियरों की मौजूदगी हालांकि हो जाएगी। जॉर्ज वॉशिंगटन के आने के बाद मिडिल ईस्ट में फिलहाल 2 अमेरिकी एयरक्राफ्ट करियर मौजूद हैं। यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश पहले ही 23 अप्रैल को इस क्षेत्र में पहुंच चुका था। वहीं ईरान के साथ सीधे सैन्य हमले भले फिलहाल रुके हुए हैं, लेकिन तनाव अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अमेरिका और ईरान दोनों ही हॉर्मूज जल डमरू मध्य को लेकर अपने अपने दावे कर रहे हैं और बातचीत भी ठप हो चुकी है। और जो सबसे बड़ा मसला आपको फिर बता दें कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ही अटका हुआ है, चूँकि यहाँ पर किसी भी सूरत में ईरान पीछे हटने को तैयार है नहीं, जबकि अमेरिका लगातार दावा कर रहा है कि अब हॉर्मूज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का उसका नियंत्रण है और उसी के हिसाब से यहाँ से जो जहाज़ हैं, जो ईंधन लाने ले जाने वाले जहाज़ हैं, वो गुजरेंगे। जबकि ईरान कह रहा है कि उसकी मर्जी के बगैर कोई भी जहाज़ यहाँ से गुजर नहीं सकता। और टकराव का ये सबसे बड़ा कारण बना हुआ है और इसकी वजह भी ये है, ईरान इसलिए भी यहाँ से पीछे नहीं हटना चाहता है, क्योंकि अगर पीछे ईरान यहाँ से हटता है या ईरान यहाँ पर कमज़ोर पड़ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर, तो फिर जो बातचीत की टेबल पर ईरान कमज़ोर हो जाएगा। बार्गेनिंग की जो पावर है ईरान के पास, वो कुछ हद तक कमज़ोर हो जाएगी और अमेरिका यहीं पर आकर कुछ कमज़ोर भी पड़ रहा है। इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर किसी भी सूरत में ईरान पीछे हटने को तैयार है नहीं। बहरहाल ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी और तेल की आवाजाही को लेकर अमेरिकी गतिविधियों के बीच एयरक्राफ्ट करियर और उनके साथ चलने वाले युद्धपोतों की ज़रूरत बनी हुई है। यही जहाज़ हवाई हमलों, मिसाइल सुरक्षा और संभावित सैन्य अभियानों के लिए अहम ताकत भी देते हैं अमेरिका को। अब सवाल है कि फिर चीन के सामने क्या अमेरिका कमज़ोर हो जाएगा? ऐसे में ये भी हम समझ लेते हैं। दरअसल ईरान से लड़ने के लिए भले ही अमेरिका ने अपने दैत्याकार जहाज़ को भेज दिया है, लेकिन यहीं से अमेरिकी रणनीति की सबसे बड़ी परेशानी सामने आती है। जॉर्ज वॉशिंगटन जापान के योकोसुका में तैनात था। उसके मिडिल ईस्ट जाने के बाद पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में फ़िलहाल कोई अमेरिकी एयरक्राफ्ट करियर मौजूद अब नहीं है। ये अमेरिका के लिए संवेदनशील स्थिति बन जाएगी ऐसे में, क्योंकि इसी क्षेत्र में चीन की सैन्य ताकत लगातार बढ़ रही है। उत्तर कोरिया के मिसाइल लॉन्च भी अमेरिकी सुरक्षा रणनीति के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं। यानी आप ये मानिए कि यहाँ पर चीन और उत्तर कोरिया की एक्टिविटीज़ और बढ़ जाएंगी, जिन पर लगातार अमेरिका निगरानी रख रहा था। और इस बेहद बड़े विमान वाहक पोत के जरिए एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी चीन और उत्तर कोरिया पर अमेरिका लगातार बनाए रहता था। और चूँकि एक विमान वाहक पोत पर तमाम सैनिक और फाइटर जेट्स तैनात रहते हैं, इसलिए एक प्रेशर भी होता है। लेकिन अब अगर चूँकि ये विमान वाहक पोत या एयरक्राफ्ट करियर यहाँ से हटा दिया है अमेरिका ने, तो फिर कुछ हद तक चीन और उत्तर कोरिया के हाथ भी यहाँ पर खुल जाएंगे। बहरहाल इसके अलावा प्रशांत क्षेत्र में रूस की सैन्य गतिविधियां भी अब चिंता का विषय हैं। यानी जिस इलाके को अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र के कारण सबसे अहम मानता है, वहां से उसका सबसे बड़ा समुद्री ताकतवर प्लेटफॉर्म फिलहाल हट गया है। यानी मल्टीपल चिंताएं यहाँ पर अमेरिका की इस स्थिति में बढ़ने वाली हैं। भले ही उसने मिडिल ईस्ट में एक ही जगह 2 करियर क्राफ्ट तैनात कर दिए हैं, लेकिन प्रशांत क्षेत्र से ये बड़ा विशाल एयरक्राफ्ट करियर हटाना घाटे का सौदा भी अमेरिका के लिए हो सकता है। हालांकि बावजूद इस बदलाव के अमेरिका चिंतित नज़र नहीं आ रहा है। इसकी क्या वजह है, ये भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में करियर की कमी अमेरिका के लिए पूरी तरह नई बात नहीं है। 2024 में भी कई दशकों बाद पहली बार ऐसा दौर आया था जब एशिया में अमेरिकी एयरक्राफ्ट करियर मौजूद नहीं था। अब एक बार फिर मिडिल ईस्ट की ज़रूरत ने इसी तरह का खालीपन पैदा कर दिया है। हालांकि अमेरिका के पास प्रशांत क्षेत्र की ओर भेजे जा सकने वाले दूसरे करियर मौजूद हैं, लेकिन वे अलग अलग स्तर की
तैयारी और प्रशिक्षणों में लगे हुए हैं। इसलिए इस जगह पर कोई दूसरा संभवतः हाल फिलहाल तो कोई बड़ा करियर एयरक्राफ्ट करियर नहीं भेजा जा रहा है, यानी फिलहाल चुनौतियां इस पूरे क्षेत्र में, इस पूरी बेल्ट में अमेरिका के लिए बनी रहेंगी। और इसलिए किसी आपात स्थिति में तुरंत पूरी ताकत से करियर स्ट्राइक ग्रुप भेजना अमेरिका के लिए अब आसान भी नहीं होने जा रहा है। हालांकि ट्रंप के लिए चिंता की बात ये इसलिए नहीं है क्योंकि अमेरिका के पास क्षेत्र में जापान, गुआम, दक्षिण कोरिया में वायुसेना अड्डे, पनडुब्बियां, विध्वंसक और सेनाएं भी मौजूद हैं। तो अमेरिका को लगता है कि उस विशालकाय विमान वाहक पोत की भरपाई बाकी ये चीज़ें कर सकती हैं, यानी कि जो डिस्ट्रॉयर हैं, पनडुब्बियां हैं, वायुसेना के जो अड्डे हैं, उन देशों से के नज़दीक उनके ज़रिए इसकी भरपाई हो सकती है। लेकिन वाकई ये कितना हो पाएगा ये ज़रूर समझना होगा। बहरहाल अमेरिका की एक परेशानी और भी है और वो ये है कि नए एयरक्राफ्ट करियर भी समय पर नहीं मिल पा रहे हैं। तो समस्या सिर्फ मौजूदा जहाज़ों के ज़्यादा इस्तेमाल की नहीं है। नए फोर्ड क्लास एयरक्राफ्ट करियर की डिलीवरी भी तय समय से अभी पीछे चल रही है। भविष्य के यूएसएस जॉन एफ कैनेडी की डिलीवरी अब मार्च 2027 के लिए तय है, यानी जो यूएसएस जॉन एफ कैनेडी एयरक्राफ्ट करियर है वो 2027 तक डिलीवर हो पाएगा अमेरिका के लिए। ऐसे में कोई नया एयरक्राफ्ट तैनात करना बहुत जल्द तो नहीं ही हो पाएगा इस क्षेत्र में, और यही बार बार चिंता का सबब भी अमेरिका के लिए बन रहा है। इधर नौसेना ने पहले इसकी डिलीवरी 2022 में लेने की योजना बनाई थी। जहां हम बात करें यूएसएस जॉन एफ कैनेडी एयरक्राफ्ट करियर की, लेकिन ये 2027 तक अटक गई है। बहरहाल पूरे फोर्ड क्लास कार्यक्रम में पहले से देरी चल रही है और अब इस श्रेणी के जहाज़ों में कुछ बदलाव पर भी विचार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, ऐसे बदलाव आगे और देरी भी पैदा कर सकते हैं जो लगातार अमेरिका के लिए परेशानी का सबब बने रहेंगे। लेकिन फिर भी कोशिश अमेरिका की इस वक्त और फोकस भी अगर हम कहें तो मिडिल ईस्ट ही है, और उसमें भी ईरान और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है वहाँ लगातार अपना प्रेशर, अपना दबाव, अपनी ताकत अमेरिका बनाए रखना चाहता है। बावजूद दो बड़े एयरक्राफ्ट करियर वहाँ पर तैनात कर रखे हैं अमेरिका ने, बावजूद इसके ईरान अभी भी दबाव में आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर पीछे हटता हुआ ईरान किसी भी सूरत में दिखाई नहीं दे रहा है। बातचीत अभी भी अटकी हुई है, कोशिशें जारी हैं, लेकिन तनाव लगातार मिडिल ईस्ट में बना हुआ है। बहरहाल इससे जुड़ी तमाम दूसरी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।